हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रोज़ की तरह आज भी आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके इसी रिस्पांस से हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन भी इसी आपके रिस्पांस से मिलती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि नेक्स्ट फैन फिक्शन जो मैं बनाने वाली हूँ ना, वो मैं सी चैंग और वांगशान दोनों पे बनाने वाली हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि सी चैंग जो शिप है वो किस शिप को बोला जाता है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सी चैंग लैन सी चैन और जैन चैंग की शिपिंग को बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट एफ अब मेरा आएगा ना, उसमें मैं सी चैंग यानी कि उन दोनों की स्टोरी को भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ वांगशान तो होगा ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों का सजेशन चाहती हूँ कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या आप लोग सिर्फ वांगशान चाहते हैं। अगर मेरा ओपिनियन लें तो मैं तो उनकी हर एक शिप यानी कि हर एक कपल को देखना चाहती हूँ, चाहे वो सुजोई हो, जिलिंग हो, मैंग्याओ और निये मिंगजू, इन सभी की जो कपल है ना, ये सभी मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो एफ मैं क्रिएट करूँ वो उसके बेस्ड करूँ, यानी कि सी चैंग और वांगशान के बेस्ड करूँ। तो आप लोग मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करनी चाहिए ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एफ पे काम कर सकूँ। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, बातें हम फिर कभी कर लेंगे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग और वांग जी उनकी कंपनी के रूफटॉप पे थे। विंग ने वांग जी को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हुए उसे ये बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी के साथ वांग जी ने भी कुछ रिटर्न में विंग को दिया था, एक एनवलप दिया था जिसके अंदर एक छोटा सा पेपर था। और हमने देखा था कि उस पेपर को देखने के बाद विंग एकदम शॉक्ड हो चुका था और उसकी आंखें एकटक उस कागज को ही देखे जा रही थी। अब वांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से एनालाइज कर रहा था और वो बहुत अच्छे से समझ रहा था कि विंग इस वक्त क्या सोच रहा होगा। दूसरी तरफ विंग उस कागज से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी ने उसे इस कागज को दिया क्यों है, उस पेपर को उसने उसे दिया क्यों है। अब वो अपनी नर्वस स्माइल के साथ वांग जी से पूछता है, लैनजान, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने ये मुझे क्यों दिया है। वांग जी बोलता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी विंग। विंग बोलता है, क्या तुम इतने केयरिंग और वरीड हो अपने बेबी के लिए कि तुमने अभी से मुझे चेक्स देने स्टार्ट कर दिए। विंग फिर एक नर्वसली स्माइल देते हुए बोलता है, लैनजान, तुम जानते हो ना कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं आराम से अपने बच्चों का ध्यान रख सकूँ। मैं तो बस इसी में खुश रहूँगा कि तुम मेरे साथ हो। और वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है उसको हक करने के लिए। तभी वांग जी 2 स्टेप पीछे लेता है और विंग अपनी एक जगह पे खड़ा हो जाता है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वांग जी ने अपने बैक स्टेप्स क्यों लिए, और वो वांग जी से पूछता है, ये क्या था लैनजान। विंग समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। वांग जी के एक्शंस उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और उसे समझ में भी नहीं आ रहे थे। सबसे पहले उसको चेक देना, और जो कि अभी ब्लैंक चेक है, उसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई है। और सेकेंडली जब उसे हक करने जा रहा था तो वो बैक स्टेप्स क्यों ले रहा है। इसके बाद भी विंग फिर से हिम्मत करता है और वांग जी से पूछता है, लैनजान, हम शादी कब करेंगे। इस बात पे अब फाइनली वांग जी अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो एक स्माइल के साथ विंग से बोलता है, क्या कहा तुमने, शादी? हम कब शादी करने वाले थे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा विंग। विंग बोलता है, तुम क्यों मजाक कर रहे हो लैनजान, तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वो थोड़ा टीसिंग वॉइस में बोलता है। हालांकि विंग इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वांग जी के जो एक्शंस थे ना, वो एकदम उससे शॉक्ड किए जा रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील करा रहे थे। लेकिन फिर भी विंग को लगता है शायद वांग जी उसके साथ हमेशा की तरह इस बार भी मजाक कर रहा है, और इस बार फिर से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नॉटी थिंग्स आ रही हैं, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। विंग फिर से बोलना स्टार्ट करता है और उससे बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे लगा था इस एनवलप के अंदर तुमने हमारे लिए मैरिज फॉर्म रखा है। मुझे तो लगा था कि तुम हम दोनों की मैरिज के लिए कोर्ट में अप्लाई करने वाले हो। वांग जी अब फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है और विंग को बोलता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो विंग कि मैं तुमसे शादी करूँगा। विंग बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों ना सोचूं लैनजान, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमें
अब शादी कर लेनी चाहिए और मैं अब प्रेग्नेंट भी हूँ, तुम्हें पता है ना। इस वक्त वांग जी विंग को कट ऑफ करते हुए बोलता है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला था विंग, और ना ही मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार है। और ये ख्याल तो अपने दिमाग से एकदम ही निकाल दो कि आज के बाद हम दोनों कनेक्टेड भी रहेंगे। विंग बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो लांजान, मजाक की एक हद होती है, तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, प्लीज़ इस सबको यहीं पे बंद करो। लांजान बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा विंग, ये सब कुछ मैंने प्री प्लान किया था और आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज फाइनली इन 10 सालों के बाद मेरे दिल को एक सुकून मिला है विंग, एक सेटिस्फेक्शन है आज मुझे कि मैंने फाइनली अपना बदला लिया है तुमसे। तुमसे वो बदला लिया है जो तुमने मुझसे छीना था, तुमने मुझे अकेला किया था और आज मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी उससे क्या बोले जा रहा था। उसको एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था जो कि अभी के अभी वो ज़मीन पे गिर जाएगा, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। और विंग वांग जी से पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया है लांजान, तुम क्या बोले जा रहे हो, प्लीज़ बंद करो इस मजाक को, मैं और ज़्यादा नहीं सुन सकता। वांग जी बोलता है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ सुननी पड़ेगी जो आज मैं बोलूँगा तुमसे। और सच ये है विंग कि तुम्हें आज ये सब कुछ सुनना चाहिए ताकि तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास हो, तुम्हें भी वो एहसास हो जो मैंने फ़ील किया, तुम्हें भी वैसा ही महसूस हो जैसा मैं 10 सालों में फ़ील करते आया हूँ। तुम्हें भी आज पता चलना चाहिए कि अकेले रहना कैसा होता है। जिस वक्त तुम्हें सबकी ज़रूरत होती है उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा, ये आज तुम्हें पता चलना चाहिए। विंग ने वांग जी को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। हाँ, उसने उसका कोल्ड साइड देखा था, उसका शांतपूर्ण जीवन देखा था, लेकिन उसने उसे गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसे इतना चिल्लाते हुए उसने आज पहली बार देखा था। वांग जी फिर से बोलना स्टार्ट करता है, आज मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हें एक ब्लैंक चेक दिया है विंग, तुम जब चाहो जितना भी चाहो अमाउंट इसमें लिख सकते हो और मेरे अकाउंट से ले सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें फील वही होगा जो मुझे फील हुआ था। उस वक्त मुझे भी सिर्फ पैसे ही दिए गए थे और इस देश से सिर्फ बाहर भेज दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग को अभी भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वांग जी क्या बोल रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वांग जी इतने गुस्से में था कि वो विंग को इस तरह छोड़ने के लिए भी तैयार था। विंग फिर भी एक कोशिश करना चाहता था कि वो वांग जी को मनाए, और वो वांग जी से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी गलती की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई थी लांजान, बस प्लीज़ मेरी एक बार मुझे मौका दो और एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे नहीं सुनना, लेकिन तुम्हें आज सुनना होगा, तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या फेस किया है। मैंने पहली बार तुम्हारी वजह से पनिशमेंट ली और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने भाई और अपने अंकल से दूर हुआ हूँ। आज भी मैं उनके करीब नहीं आ पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक है लगभग 12 साल पहले का। एक ऐसा दिन जब बहुत ज़्यादा शांति थी क्लाउड रिसेसेस में, गोसुलैन स्कूल में, गोसुलैन यूनिवर्सिटी में। लेकिन आज के दिन यहाँ पे 3 महानुभाव व्यक्ति एंटर करने वाले थे और वो थे जैन चेंग, निये हुएसांग और हमारा वी वुशियान। ये तीनों ही अपने एलिमेंट्री स्कूल से ही बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। वी वुशियान और जैन चेंग दोनों ही अडॉप्टेड ब्रदर्स हैं, यानी कि वी वुशियान को उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था जैन चेंग की, और निये हुएसांग उन्हें मिला था स्कूल में, प्ले स्कूल में, और तब से लेके अभी तक वो तीनों एक साथ रहे थे। ये तीनों ही बहुत अच्छे थे पढ़ाई में और हमेशा टॉप 3 पे रहते थे, लेकिन वी वुशियान पढ़ाई के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी सबसे फर्स्ट था, जिसकी वजह से वो अभी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक हमेशा ही स्टूडेंट्स ऑफ ईयर का अवार्ड जीतते आया था। और सिर्फ एक यही चीज़ थी जिसकी वजह से मैडम यू उस पर प्राउड करती थी और ये प्राउडली बोलती थी कि उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया है। पब्लिकली तो वो उसकी मदर थी, लेकिन उसने अपने पर्सनल लाइफ में कभी भी विंग को एक्सेप्ट नहीं किया था। वी वुशियान को कभी भी
मतलब मनी के रिलेटेड कोई भी कमी नहीं रही, कभी भी उसके एक्सटेंसेस में कभी कोई कमी नहीं रही, उसे हर एक चीज़ दी गई, हर एक फैसिलिटीज़ दी गई। लेकिन उसके पास कमी थी तो उस मदरली लव की, जो कि जैन चेंग को तो मिलता था मैडम यू की देन से, लेकिन वी फुजियान को नहीं मिलता था। हालांकि वो बात अलग थी, अगर गलती हो जाने पे विंग और जैन चेंग दोनों में से किसी एक से भी गलती हुई है ना, तो मैडम यू किसी को भी नहीं छोड़ती थी, उन दोनों को एक बराबर पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन उसके बाद जो केयर और वरीडनेस जैन चेंग के लिए मैडम यू की नज़रों में थी, उनके दिल में थी, वो शायद विंग के लिए नहीं थी। अब मैडम यू डिसाइड करती हैं कि उनके दोनों बेटे अगर पढ़ने में इतना अच्छे हैं तो उन्हें उस कंट्री के फेमस स्कूल यानी कि गोसुलैन स्कूल में भेज दिया जाए, जिससे उनका फ्यूचर एकदम ब्राइट रहेगा। इसी के साथ ने वेसांग के ब्रदर यानी कि ने मिंगजू ने भी ये डिसाइड किया था कि वो भी अपने ब्रदर को वहाँ पे भेज देंगे, ताकि उसका फ्यूचर भी एकदम सेट रहे और ब्राइट रहे। इसी के साथ उन तीनों को वहाँ पे भेज दिया जाता है, उन तीनों को ही वहाँ पे हॉस्टल पे रखा जाता है और वो तीनों ही अपने करामात करने शुरू कर देते हैं वहाँ पे। लेकिन वो मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो कि बहुत ज़्यादा शांत था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड था। वो कभी भी आंसर करने में ना हाँ ना इससे ज़्यादा शायद ही कोई वर्ड उसने यूज़ किए हों, और वो था हमारा लान वांग जी, जो कि बहुत कम फ्रेंड्स अपने बनाया करता था। कम क्या, उसके पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। अगर उसको कोई बात शेयर भी करनी होती तो वो अपने ब्रदर से करता था। लेकिन एज गैप की वजह से शायद उन दोनों के बीच में भी इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होता था, कम्युनिकेशन नहीं होता था जितना कि नॉर्मली ब्रदर्स के बीच में होता है। और वांग जी की ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर बातें उसके मन की मन में ही रह जाती थी। गोसुलैन स्कूल में आने के बाद वांग जी जब विंग और जैन चेंग और हुएसांग से मिलता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो उन्हें स्टार्टिंग टर्म्स में बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था, लेकिन विंग की पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो किसी को भी आसानी से अपना फ्रेंड बना सकता था। इसलिए जैन चेंग और हुएसांग उसे चैलेंज करते हैं कि उसे सिर्फ 2 हफ्ते में लान वांग जी को अपना फ्रेंड बनाना होगा, जिसे विंग बहुत ज़्यादा हंसते हंसते एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता है वो इतना चार्मिंग, इतना क्यूट और इतना फ्रेंडली बिहेवियर वाला है कि वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना ही सकता है। और ऐसा होता भी है। अभी 2 हफ्ते कंप्लीट भी नहीं हुए थे कि वांग जी और विंग में थोड़ी बहुत दोस्ती होना स्टार्ट हो चुकी थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वांग जी के लिप्स पे ना स्माइल भी देखने को मिल जाती थी, जो कि उसके टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। इसी के साथ अब वांग जी और विंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होने लगे थे। उन दोनों की फ्रेंडशिप भी काफ़ी डीप होने लगी थी। अपने ब्रदर के बाद लान वांग जी ही इस स्कूल को हमेशा टॉप किया करता था, लेकिन जब से वो विंग से मिला था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है उसके कंपटीशन में। और दूसरी तरफ विंग भी ये बहुत अच्छा फील कर रहा था ये सोच सोच के कि उसके कंपटीशन में भी कोई है, जिसके चलते उसे अब स्टडीज़ में ध्यान देने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही अभी तक ने हुएसांग और जैन चेंग उसके कंपटीशन में ज़रूर थे, लेकिन सच कहूँ तो वो उसके कंपटीशन में नहीं थे। वो उन्हें अगर ना भी पढ़े ना तो भी उन्हें पीछे कर सकता था, क्योंकि वो दोनों मतलब टॉप स्टूडेंट तो थे, लेकिन विंग और उनके जो मार्क्स में डिफरेंसेस होता था ना, वो बहुत ज़्यादा होता था। अब विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ बहुत अच्छा फ्रेंड्स भी बना चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि कब वो कॉम्पिटिटर के साथ साथ बहुत अच्छे एकदम सोलमेट्स वाले फ्रेंड्स बन चुके थे। वांग जी और विंग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वो दोनों अब लगभग अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करने लगे थे। लैन सिचैन जब ये चीज़ें देखता है तो उसे काफ़ी खुशी महसूस होती है कि फाइनली उसके भाई के पास कोई तो है जो उसके भाई को एक फ्रेंडली वाइफ से देता था। वांग जी और विंग के जो वीकली टेस्ट होते थे ना, उनको देख के भी ऐसा लगता था जैसे कि उन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा हो। अगर इस बार वांग जी के मार्क्स ज़्यादा है ना, तो नेक्स्ट वीक पक्का विंग के मार्क्स ज़्यादा होते थे और उन दोनों के बीच में एक अलग ही कंपटीशन सा चल रहा था। लेकिन वो उस कंपटीशन के चलते चलते इतने करीब आ चुके थे ना कि वो दोनों बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करने लगे थे। अब फाइनली एनुअल एग्ज़ाम्स में जब रिजल्ट्स आया था ना, तो उन दोनों के मार्क्स एकदम बराबर थे,
यानी कि वो दोनों ही टॉप पे थे। अब उन दोनों में से कौन टॉप आएगा ये डिसाइड करना स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर वांग जी को निकाल दिया जाता टॉप पे तो ये बोल दिया जाता कि वांग जी इस स्कूल का आने वाला भविष्य है, इसलिए उसे फर्स्ट निकाला गया। और अगर विंग को निकाल दिया जाता तो कहीं ना कहीं वांग जी के साथ ये अनफेयर होता। लेकिन विंग की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी ना, यानी कि गेम्स में उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब विंग और वांग जी के बीच में जब कंपटीशन रह चुका था वो सिर्फ सिंगिंग में था, म्यूज़िक में था। उसके अलावा अगर विंग की बात की जाए तो वह बाकी चीज़ों में वांग जी से बहुत ज़्यादा आगे था। इसलिए टीचर्स ने डिसाइड किया था कि विंग को ही फर्स्ट अनाउंस किया जाएगा और वांग जी को सेकंड। इस बात पे बाकी लोगों को भी कोई ज़्यादा इशू नहीं था, इसलिए फाइनल डिसीजन होता है कि विंग को ही फर्स्ट अनाउंस किया जाएगा। लगभग 1 साल और निकल चुका था और 2 साल हो चुके थे उन लोगों को मिले हुए। अब वो सभी लोग 15 साल के हो चुके थे। अब वो चारों ही अक्सर वांग जी के घर पे स्लीप ओवर किया करते थे, यानी कि नाइट स्पेंड किया करते थे एक साथ। वो बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक किया करते थे, वहाँ पे फन किया करते थे। भले ही वांग जी को सब कुछ पसंद नहीं आता था, लेकिन विंग की वजह से अब वो भी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत इंजॉय करने लगा था। और आज के दिन में उन्होंने फिर से एक स्लीप ओवर अरेंज किया था, फिर से वांग जी के घर में ही किया था। वो लोग अभी छोटे बच्चे थे तो उन्हें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, इसलिए वो लोग सिर्फ कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स के साथ ही ये सब कुछ एंजॉय करते थे। आज विंग की बारी थी कि वो मार्केट जाए, यानी कि सैरी टाउन जाए और वहाँ से स्नैक्स लेके आए और सॉफ्ट ड्रिंक भी लेके आए साथ में। भले ही हुएसांग को उसके साथ जाना था, लेकिन सडनली हुएसांग के पैर में चोट आने की वजह से वो उसके साथ नहीं जा पाया, इसलिए विंग अकेला ही चले गया और सारा सामान जो भी उनको लगा कि नेसेसरी होना चाहिए अपने फन मस्ती के लिए, तो वो उतनी चीज़ें खरीद के ले आता है। उस नाइट में भी उन लोगों ने स्लीप ओवर अरेंज किया और वो अब अपने स्नैक्स और ड्रिंक्स को टेबल में रख के अपने स्लीप ओवर को एंजॉय करने लगे थे एक अच्छी सी मूवी के साथ। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो देखते हैं कि वांग जी कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी कभी सो रहा था तो कभी हंस रहा था। अचानक से वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। वांग जी को हंसते हुए, और वो भी इतने ज़ोर से, आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन तीनों को भी नींद तो आ रही थी, लेकिन वांग जी की इस हरकत के बाद उन लोगों की नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। अब वांग जी एक कुशन लेता है और उसे उन तीनों की तरफ फेंकते हुए बोलता है, हमें ऐसे एंजॉय करना चाहिए। वांग जी एक एक कुशन को उठा उठा के उनके पास फेंक रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी अचानक ये क्या कर रहा था। वांग जी फिर से टेबल में रखे हुए सॉफ्ट ड्रिंक की एक केन उठाता है और पीना स्टार्ट करता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी और भी ज़्यादा वियर्ड हो गया था। अब वांग जी बंदरों की तरह नाचना स्टार्ट कर देता है। उसे नहीं पता था कि डांस कैसे किया जाता है, क्योंकि आज तक उसने कभी डांस नहीं किया था और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी। विंग, वेसांग और चैन चैंग, हर कोई, वो तीन के तीन वहाँ पे सिर्फ वांग जी को देखे जा रहे थे। वांग जी अब हल्की सी कभी हंस रहा था, कभी फ्लोर पे लेट रहा था, कभी वो कुशन्स को एक दूसरे पे फेंक रहा था, कभी वो वहाँ पे रखे स्नैक्स को बुरी तरीके से खा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वांग जी को अचानक ये क्या हुआ। भले ही अब उन लोगों को भी अपने हेड पे थोड़ा सा हैवीनेस फील होने लगा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे जैसा वांग जी कर रहा था। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि उनके स्लीप ओवर में वांग जी ने कुछ ऐसा किया हो। तभी डोर पे एक नॉक होता है, एक डोरबेल बजती है, जिसे देख के वो तीनों एकदम शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन वांग जी अपनी अलग ही दुनिया में था। वो तीनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इस वक्त लेन सिचेन और लेन चिरेन तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब भी स्लीप ओवर अरेंज करते थे ना, वो हमेशा उन लोगों से पूछ के ही करते थे। और वो भी इस बात के लिए इतना ज़्यादा वरिड नहीं होते थे, और उन्हें भी लगता था कि बच्चों को उनका स्पेस देना चाहिए। इसलिए लेन सिचेन और लेन चिरेन दोनों ही अपने दूसरे घर में रह के जाके उस दिन रहते थे। लेकिन ये सडन जो डोरबेल बची थी, उसको देख के वो तीनों ही घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डोर पे कौन है। वांग जी भी नोटिस करता है कि डोर पे कोई तो है। अब उसे नहीं पता था कि वो किस हालत में है,
इसलिए वो चुपचाप अपने लिप पे फिंगर रख के एक क्यूट बेबी की तरह काउच पे बैठ जाता है और बोलता है, "श्श, मेरे ख्याल से अंकल और ब्रदर आ गए हैं। तो अब तुम में से कोई भी कुछ भी शैतानी नहीं करेगा। अपने लिप्स पे फिंगर रखो और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ।" विंग बोलता है, यहाँ पे ट्रबल मेकर तो अभी तुम ही बने पड़े हो वांग जी। अब हम क्या करेंगे अगर सच में ये तुम्हारे अंकल और ब्रदर हुए तो। लेकिन वांग जी अभी भी अपने पूरे सेंस में था। दूसरी तरफ वे सांग और जैन चैंग भी एकदम नींद में थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें नींद कब आ गई। वांग जी भी एक क्यूट बेबी की तरह काउच पे बैठा हुआ था। अब विंग ही था जो जाके डोर को ओपन कर सकता है। और विंग उठता है, डोर ओपन करता है और वो देखता है कि सामने सच में चिरेन और सिचैन थे। लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो थे ना उन दोनों के, उसे देख के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो दोनों पहले से ही बहुत ज़्यादा वरिड थे। इसी के साथ चिरेन अपने पीछे खड़े अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी इन तीनों को इनके हॉस्टल रूम में छोड़ाओ। विंग को समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके अंकल ने जो भी बोला ये क्यों बोला, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था क्योंकि वो लैन चिरेन को देख के बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए वो उससे ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता। और इसी के साथ वो ड्राइवर अपने साथ 2 और सर्वेंट्स को लेके न्यू हेसांग और जैन चैंग दोनों को ही उठाता है, गाड़ी में रखता है और ड्राइवर उन्हें हॉस्टल रूम में छोड़ आता है। दूसरी तरफ लैन चिरेन कोशिश करता है वांग जी से बात करने की। तो वो जैसे ही वांग जी के एक्शंस को देखता है ना, वो एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वांग जी इस वक्त एकदम पागलों की तरह हरकत कर रहा था। लैन चिरेन वांग जी से बोलता है, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी अपने एकदम लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, कुछ नहीं हुआ है अंकल, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन आप ना ये आप कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे वो अपनी डायरेक्शन को अलग अलग जगह पे, मतलब फिंगर को अलग अलग डायरेक्शन में दिखाते हुए बोलता है, लेकिन आज आप 4-5 कैसे हो गए? नहीं नहीं नहीं, आप 2 हैं। नहीं, आप 3 हैं। नहीं, आप कितने हैं अंकल? वो फिर से अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है, आप भी 2 से 3 होते जा रहे हैं ब्रदर। क्या आप आज अपनी फोटोकॉपी लाए हैं? वांग जी की ये बिना सर पैर की बातें लैन चिरेन और सिचेन दोनों के ही सर से बाउंस हो रही थी। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों बोल रहा है। वांग जी फिर से बोलना स्टार्ट करता है, अंकल आप ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे हैं। क्या आप ढंग से खड़े नहीं हो सकते? देखिए मेरी फिंगर को देखिए और इसी तरीके से खड़े रहिए। आप बिल्कुल भी मत हिलिए, आप बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। लैन सिचेन समझ चुका था कि वांग जी ने ड्रिंक की है, लेकिन वो अभी अंडर एज है, तो इसकी वजह से वो ड्रिंक कैसे कर सकता है। और वो अच्छे से जानता है कि लैन फैमिली में ड्रिंक करना इतनी जल्दी से किसी को अलाउड नहीं होता, और वैसे भी 21 के बाद ही कोई ड्रिंक कर सकता है। तो सिचेन उससे पूछता है, वांग जी क्या तुमने ड्रिंक की है? लैन वांग जी बोलता है, नहीं ब्रदर, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है, और आप जानते हैं ना हमारी फैमिली में ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। हम लोगों ने तो बस ये सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। वो सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ इशारा तो करता है, लेकिन उसकी जो फिंगर थी ना वो किसी और ही डायरेक्शन में थी। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी को सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो केन थी ना वो भी एक नहीं कितनी ज़्यादा ही दिख रही थी। अब वो पूरी तरीके से ड्रिंक था, उसे नहीं पता था कि वो सामने क्या बोल रहा है। लैन चिरेन वांग जी से बोलता है, वांग जी तुम्हें अपने होश में आना होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी अभी कितने सारे रूल तोड़ दिए हैं। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो ड्रिंक होने के बाद भी? वांग जी बोलता है, अंकल मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक आपसे चिल्ला के बात भी नहीं की। और इसके बाद वांग जी ने कुछ ऐसे वर्ड भी यूज़ कर दिए थे जिसे सुनने के बाद लैन चिरेन का गुस्सा ना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपने एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है, इसे उठाओ यहाँ से और जल्दी से जाके बेसमेंट में डाल दो, और जब तक इसकी टिकट्स बुक नहीं होती ना तब तक इसे कोई भी बेसमेंट से बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसे वहीं पे खाना दिया जाएगा और इसकी देखभाल वहीं पे होगी। तब तक के लिए इसे वहीं पे रखा जाएगा। कोई भी अगर इसे वहाँ से बाहर निकालेगा ना तो सोच देना उसका इस घर में लास्ट दिन होगा। वांग जी अपने अंकल से बोलता है,
अंकल, आप कितने निर्दयी इंसान हैं ना। मेरे जैसे बच्चे को आप उससे कोल्ड से बेसमेंट पे कैसे भेज सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि वहाँ पे रहने के बाद मेरी तबीयत खराब हो सकती है? आप सच में हार्टलेस हैं। आपके पास ना दिल ही नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे को उस बेसमेंट में कैसे भेज सकते हैं? लैन चिरेन, जिसका गुस्सा पहले ही एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था, वो वांग जी पे चिल्लाने ही वाला था कि तभी सर्वेंट आके वांग जी को उठा के सीधे बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं और ये इशारा उन्हें लैन सिचेन ने दिया था। सिचेन चिरेन से बोलता है, अंकल आई नो आप वरीड हैं, लेकिन प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए। वो एक बच्चा है, वो इस चीज़ को अभी से नहीं समझ सकता। ये लास्ट चीज़ थी जो वांग जी ने बेसमेंट जाने से पहले सुनी थी। और इसके बाद जब वांग जी को होश आता है तो वो बेसमेंट के फ्लोर पे पड़ा हुआ था। वहाँ पे उसके लिए बेड तो था, मतलब बिस्तर तो था, लेकिन वो बिस्तर पे नहीं था, वो फ्लोर पे था। वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसी के साथ वांग जी अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ उठता है और बेसमेंट का जो एग्जिट डोर था ना, उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुल नहीं रहा था। वो उस डोर को जोर से पीटने लगता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। उसने इस लेवल तक अल्कोहल पी थी कि उसे ये भी नहीं पता चल पाया कि वो कितने देर से यहाँ पे है, यानी कि बेसमेंट पे है। लैन सिचैन आता है, बेसमेंट के डोर को ओपन करता है। वांग जी के लिए वो खाना लेके आया था और वो वांग जी को अपने साथ लेके उसके बिस्तर तक पहुंचता है और उसको बैठाने के बाद बोलता है, ये अपना खाना खा लो वांग जी। वांग जी बोलता है, ब्रदर मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज़। लैन चिरेन बोलता है, तुम्हें बिना अंकल की परमिशन के यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वांग जी बोलता है, प्लीज़ मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। लैन सिचेन के फेस पे इस वक्त वरीडनेस, सैडनेस, केयरनेस, हर एक चीज़ क्लियरली शो हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने ब्रदर की हेल्प नहीं कर पा रहा था और वो उस खाने को वहीं पर रख के चुपचाप बेसमेंट से बाहर चले जाता है। वांग जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ उसके साथ। क्या सच में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसे माफ़ी तक नहीं मिल सकती? वांग जी को फिर याद आता है कि उसने लास्ट में वो ड्रिंक पी थी जो कि विंग लेके आया था। वो जानता था कि विंग बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, इसलिए उसे लगने लगा था कि कहीं विंग उस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ करके तो नहीं लाया था। और उसे याद था कि विंग के साथ साथ न्यू वेसांग और जैन चैंग भी एकदम ठीक थे, बस वही था जो वियर्ड्स बिहेव कर रहा था। इसके साथ साथ उसे ये भी याद आता है कि उसने अपने अंकल के साथ क्या किया था और वो बहुत ज़्यादा, अब और भी ज़्यादा उसे रिग्रेट फील होने लगता है लास्ट नाइट के लिए। वो उस खाने को खा नहीं पाता है, वो उसको वैसे ही देखे वहीं पर फिर से सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है कि दो सर्वेंट उसके पास आ रहे हैं और वांग जी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसको छोड़ दे, उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन वो सर्वेंट उससे बोलते हैं कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सीनियर मास्टर के हाथों में है। वो वांग जी को उठा के लिविंग रूम में ले आए थे और लिविंग रूम में जब लेके आए तो वांग जी अपने ब्रदर और अंकल दोनों से ही रिक्वेस्ट करता है कि उसको माफ़ कर दे, लेकिन उसके अंकल उसे डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम्हें अभी के अभी आउट ऑफ कंट्री अमेरिका भेजा जा रहा है। और ये सुनने के बाद लान वांग जी जैसे सर से पैर तक पूरा हिल चुका था। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था ये जानने के बाद कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रही है। वो कभी भी नहीं चाहता था कि अपने ब्रदर और अपने अंकल से दूर हो जाए। वो अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसे ना भेजा जाए, लेकिन उसके अंकल ने उससे बोला कि तुम्हें एक हफ्ते के बाद तो जाना ही है ना, तो तुम्हें आज ही भेज दिया जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी ये संगत मुझे नहीं पसंद आ रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर कोई भी डार्कनेस में आए। उसके बाद वांग जी अपने ब्रदर से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो तो उसे रोक ले, लेकिन उसके ब्रदर ने भी उसकी हेल्प करने से एकदम मना कर दिया था। इसी के साथ वांग जी अब विंग को अपने मन में बहुत ज़्यादा कोसने लगता है और वो उस दिन के लिए रिग्रेट फील करने लगा था जिस दिन से उसने विंग के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट की थी। वो उससे नफरत सी करने लगा था, वो
उस दिन से ही बस एक ही चीज़ अपने दिमाग में बैठा लिया था कि जो कुछ भी हुआ विंग की वजह से हुआ। अगर आज उसे अपने ब्रदर और भाई को छोड़ के जाना पड़ रहा है तो सिर्फ विंग की वजह से, और एक विंग ही ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो इस वक्त इस कंट्री को छोड़ के, अपनों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जा रहा है। और वो उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि वो एक दिन लौटेगा और विंग को भी वही फील करवाएगा जो कि उसने फील किया था। इसी के साथ फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है और विंग को पता चलता है कि वांग जी कब से उससे नफरत कर रहा था। लेकिन विंग अपने दिल को फिर भी एक ही चीज़ समझाया जा रहा था कि शायद नहीं, नहीं ये झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ। वो उससे प्यार करता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वांग जी के दोनों आर्म्स को पकड़ता है और उसको अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है वांग जी, प्लीज़ समझो मेरी बात को, ये सच नहीं है। विंग की वॉइस इस वक्त इतनी क्रैक्ड थी ना कि वो अपने सेंटेंस तो छोड़ो, अपने वर्ड्स को भी कम्प्लीटली कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वो वांग जी को इस वक्त बस भरोसा दिला दे कि पास्ट में उसे जो कुछ भी लगा था वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वांग जी जैसे जैसे विंग को उस रात की बात बता रहा था, उनके जाने के बाद जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ वो विंग को बताते जा रहा था, वैसे वैसे वांग जी की आंखें रेड होते जा रही थी, उसकी मुट्ठियां और भी टाइटली बंद होती जा रही थी और गुस्से के मारे उसकी पूरी बॉडी भी ट्रम्बल करने लगी थी, स्वेटी होने लगी थी। इसी के साथ वांग जी अब झटके से विंग के हाथों को अपने आप से छुड़ाता है और बोलता है, खबरदार, खबरदार जो तुमने दोबारा मेरे नाम को लेंजियान बोला, और खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा छुआ। मैं एक बार पछता रहा हूँ तुम्हें अपने पास आने देने के लिए, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। और ये मेरी तरफ से तुम्हें वार्निंग है वीवू जान, अगर तुम मेरे पास भी आए ना, सच बता रहा हूँ, मैं अनकंट्रोल हो जाऊँगा और तुम नहीं जानते कि मेरा गुस्सा तुम कभी भी झेल नहीं पाओगे। विंग बोलता है, प्लीज़ तुम अपना गुस्सा निकाल लो, तुम जो करना चाहो वो करो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। विंग की हजार कोशिशें करे चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन अब वांग जी रुकने वालों में से नहीं था। विंग फिर से हिम्मत करता है और फिर से वांग जी को टच करने की कोशिश करता है। इस बार वांग जी उसको इतनी फोर्सफुली अपने से दूर करता है कि विंग ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बैलेंस करता है और फिर से विंग वांग जी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी पे अब असर होना नामुमकिन था। वांग जी अपने उन एंग्री आइज के साथ विंग को देखता है और बोलता है, तुम्हें मैंने एक चेक दिया है विंग, तुम जितना चाहे उतना अमाउंट लिखो और उतना अमाउंट मेरे अकाउंट से निकालो, लेकिन याद रखना तुम्हें भी सिर्फ मेरे एंड से सिर्फ पैसा ही मिलेगा जो कि मुझे आज तक मेरी फैमिली के एंड से मिला। अगर उस दिन के बाद मुझे उनका प्यार नहीं मिला तो मैं तुम्हें आज के बाद मेरा प्यार तो कभी नहीं मिलने दूंगा। और ये पैसा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि कैसा फील होता है जब किसका प्यार चाहिए हो और तुम्हें पैसा मिल रहा हो। और अब वांग जी का हाथ उसके कोट के फ्रंट पॉकेट पे जाता है जिसमें एक ट्रायंगल शेप का ब्लैक रुमाल था। वो उसे निकालता है और बोलता है, तुम जानते हो कि क्यों मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास ब्लैक रखता हूँ वीवू जियान? शायद हाँ तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से, लेकिन शायद तुम एक्चुअल रीज़न नहीं जानते। तुम्हें पता है मैं क्यों रखता हूँ इसे अपने पास? ताकि मुझे याद रहे कि कोई इंसान था जिसे काला बहुत पसंद था और उससे मुझे नफ़रत करनी है। उसे एक दिन मुझे यूं ही तड़पता हुआ छोड़ना है और उससे मुझे अपना बदला लेना है, और आज वो पूरा हो गया। ऐसा कहते हुए वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विंग की आंखों के सामने उस रुमाल को नीचे फेंक देता है और फिर से अपनी लास्ट लाइन बोलता है, आज के बाद ब्लैक और डार्कनेस दोनों से ही मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है वीवू जियान। वो वहाँ पर से ऐसा कहते हुए जाने लगता है। विंग वहाँ पे एकदम बुद्ध बन के खड़ा था, लेकिन सडनली वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैक फेस करके खड़े थे और अब विंग वांग जी से क्वेश्चन करता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अपने इस डिसीजन पे कभी रिग्रेट फील नहीं होगा? इस क्वेश्चन को सुनने के बाद वांग जी के बॉडी में कुछ तो हुआ था, लेकिन उसे वो इग्नोर करते हुए बोलता है, कभी नहीं,
मैं इस डिसीजन के लिए कभी रिग्रेट फील नहीं करूँगा। विंग अपने उस हाथ की ग्रिप को लूज करते हुए बोलता है, शायद हो सकता है तुम्हें कभी कोई दूसरा मौका ना मिले लान वांग जी, क्या फिर भी तुम रिग्रेट फील नहीं करोगे? वांग जी वहाँ से चलने लगता है और कुछ दूर जाके बोलता है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो चलिए गाइज, आज इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे कि अब विंग और वांग जी की ये स्टोरी किस मोड़ पे जाती है। तो चलिए, बाय बाय।